दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग भी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज का जो विषय था वो थोड़ा सा लोगों को मनोरंजक भी लग रहा है कि समाज की वैवाहिक व्यवस्था से दीपदान का क्या कनेक्शन है। कोई भी समाज सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है और जो समाज सामाजिक मूल्यों पर आधारित नहीं होता है उसका पतन सुनिश्चित होता है। आज के विषय में खास तौर से वो जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं या वो लोग जरूर इस बात को आज सुनना चाहेंगे कि जो माँ बाप बन चुके होंगे या जिनके बच्चों की शादियां होने ही वाली होंगी, आखिर दीपदान आंदोलन कैसे प्रभावित कर रहा है इस सामाजिक व्यवस्था को, वैवाहिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है। दोस्तों शादियां तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोग करते हैं। बहुत से समुदाय आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है, कोई क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है। अब यह देखना है कि आपका जो समाज है उस शादी का उद्देश्य क्या है, इसका क्या सिर्फ संतान पैदा करने के लिए इसका पालन पोषण करता है या इस व्यवस्था का पोषक है, या शादी करने का उद्देश्य यह है कि लड़का सिर्फ बालिग हो गया है, लड़की बालिग हो गई तो शादी करना जरूरी है हमारे लिए। कुछ समाजों में, देश के कुछ समाज में शादी करना एक परंपरा बन गई है कि हमें अपना वंश पालना है, बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, यंग हो गया है तो उसकी हमें शादी करनी है। आखिर वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान हालात व्यवस्था में शादी क्यों कर रहा है और किन क्षेत्रों में कर रहा है, इसमें भी दर्शन बहुत जरूरी है। जब सामाजिक व्यवस्था में शादी की हम बात करते हैं तो सीधी सीधी एक बात याद करता है आदमी कि मेरा बेटा यंग हो गया है, मेरी बेटी यंग हो गई है और शादी करना इस उम्र में उसके लिए जरूरी है। दोस्तों आज काफी आपको दूर तक ले चलेंगे। आपकी शादी से आपकी सामाजिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, आपकी शादी से आपकी आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, आपकी शादी से आपकी राजनीतिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। कोई कम्युनिटी जो होती है, किसी व्यवस्था को बनाती है, किसी त्योहार को करती है, तो उसके पीछे उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। आप शादी क्यों की ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, या जिनकी शादियां तय हो चुकी होंगी या जो अपने बच्चों की शादी करने वाले हैं, या वो लड़के लड़कियां जो शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं, आखिर शादियां कर क्यों रहे हो। ये बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बस 18 की उम्र हो गई और आपको शादी करना जरूरी है। दोस्तों शादी एक व्यवस्था तो है ही, सामाजिक व्यवस्था है ही। पहले लोग अपना कुल बढ़ाने के लिए शादी किया करते थे, कुछ लोग मौज मस्ती के लिए भी शादी कर लेते हैं, ये उम्र हो गई चलो शादी कर लेते हैं, पर ऐसा कदापि अब मत करिएगा। अगर ये सब सोच के अगर आप शादी कर रहे हैं कि लड़का जवान हो गया है और लड़की भी हमारी बालिग हो गई है और उसकी हमें शादी कर देनी चाहिए, अगर ऐसा सोच के आप अपने समुदाय के अंदर इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं तो आप अपने पूरे की पूरे समुदाय को बीच धारा में छोड़ दिए हैं। वो बर्बाद नहीं होगी तो आगे होगी क्या। शादी का वर्तमान स्थितियों परिस्थितियों में शादी हम क्यों कर रहे हैं, किन व्यवस्था के अंतर्गत, इसका मूल्यांकन हमें आपको करना होगा। हमारे बहुत से दोस्त बेरोजगार हैं हमारे समाज के। समाज का मतलब किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र से मत लीजिएगा भी, इतनी छोटी मानसिकता से काम हम नहीं करते। अक्सर मैंने देखा है, अभी मैं आज मैं लखनऊ में हूं,
लखनऊ के इर्द गिर्द मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको शुरू यहीं से करूंगा एग्जांपल लेके, बहुत आराम से बात करूंगा, भागिएगा नहीं, बहुत देर तक चलेगी आज मीटिंग हमारी आपकी, और सुनिएगा जरूर, नहीं तो हो सकता है गलत स्थान जाके आप शादी कर लेंगे। अभी मैं लखनऊ के अगल बगल की बात कर रहा हूं। लखनऊ में अक्सर मेरा आना जाना होता है सामाजिक कार्य की वजह से। मैं ये देखता हूं कि एक गांव का जो व्यक्ति है वो अपने 4 गांव छोड़ के 5वें गांव में शादी कर लेता है। कभी कभी ये देखने आया है कि अगर एक रिश्तेदारी वाला आपको जानता है तो आपकी रिश्तेदारी में चाचा, मौसा, ताई जो भी हैं, उनसे कहा गया कि भाई बच्चे हमारे बालिग हो गए हैं, हमें शादी करनी है, तो चाचा ताऊ ने क्या किया, आपकी शादी करा डाली। ये तो क्षेत्रीय संतुलन आपने स्थापित किया है, खाना पूर्ति की है शादी के नाम पे, और उन लोगों का भविष्य, हमारे आने वाले समाज का भविष्य भी आपने बर्बाद कर दिया है। क्यों, इसे मैं विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। अगर एग्जाम्पल के रूप में हमारे रमेश पासी जी हैं, हमारे उदय जी हैं, हमारे नरेंद्र पासी जी हैं, अगर ये शादी समझिए कि लखनऊ में एक गांव पड़ता है मलिहाबाद, अगर मलिहाबाद के अगर 5 किलोमीटर दूर में अगर इन्होंने शादी कर ली, अब परिणाम क्या क्या होंगे देखिए। 5 किलोमीटर दूर अगर आपने शादी कर ली तो वो जो बेटी है आपकी पत्नी बन के आ रही है और किसी की बहू बन के आ रही है, तो 5 किलोमीटर दूर में ना ही सभ्यता बदली, ना ही आर्थिक व्यवस्था बदली, और ना ही आपके विचार बदले, और ना ही आपके स्वभाव बदले। मतलब कि आप इतने ही बड़े घड़े के अंदर आपकी जो सामाजिक व्यवस्था वो चल रही है कुल मिला के, तो आपके बच्चे में ना तो आर्थिक विकास हुआ, ना सामाजिक विकास हुआ। वो 5 किलोमीटर का दायरा है ना आपकी शादी करने का, ना आर्थिक विकास हुआ और ना सामाजिक विकास हुआ और ना ही राजनीतिक विकास हुआ। यह भी आप कभी नहीं जान पाए कि सभ्यताओं का विकास हुआ कहां से था, क्योंकि जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर आप शादी ब्याह कर रहे हो तो एक ही सभ्यता के साथ तो आप जुड़े हुए हो। अब इसका दुष्प्रभाव देखिए, अगर वो 5 किलोमीटर की दायरे में रहने वाली वो बेटी है तो हम सीधे सीधे इस बात को कह सकते हैं वो वही खाना बनाना जानती है, वही पकवान बनाना जानती है, उसी तरह के पकवान बनाना जानती है। तो जो वो आपके घर में आ रही है तो आपको भी वही पकवान, वही तरीका जो आप जानते हो जिस कल्चर में, तो आपके जीवन में कुछ नयापन नहीं हुआ। अंतोगत्वा क्या हुआ कि आपका जो सोशल पारिवारिक विकास है यहीं पर रुक गया। जो चेंजेस आने हैं आप में, आपकी जो जीन्स में चेंजेस आने हैं, जो आपके समाज में चेंजेस आने हैं, अगर यही बेटी, लखनऊ का यही लड़का अगर गुजरात में शादी, अब उसके प्रभाव देखिए कहां तक जाते। अगर वो गुजरात में शादी करता तो वहां से उसकी संस्कृति लेके आता, तो 1-2 संस्कृतियां आपके समाज में डेवलप करती। अभी तो 5 किलोमीटर की दायरे में एक ही संस्कृति में आप जी रहे हैं। तो गुजरात से जो बेटी आई लखनऊ में तो अपने साथ संस्कृति भी ले आई, नए नए तरीके के पकवान भी ले आई, राजनीतिक उथल पुथल को भी अपने साथ ले आई और आर्थिक विकास को भी ले आई। अब देखिए आपका जीवन कैसे बदल रहा है। यहां पे अगर आपने क्षेत्रीय व्यवस्था को छोड़ के राष्ट्रीय व्यवस्था में आए होते, शादी अगर आपने बहुत दूर की होती अपनी बेटी की तो आपको कितने फायदे मिलते, बेटे को की होती तो कितने फायदे मिलते। इसका दूरगामी परिणाम यहीं पे नहीं आता है। अभी मैंने कहा ना कि वो जो बेटी आती, गुजरात से आती, दिल्ली से आती, हरियाणा से आती, पंजाब से आती, केरल से आती। अब हम मान के चलते हैं हमारे एक मित्र आशीष कुमार हैं, हमारे ही समुदाय के हैं, क्या है, आशीष कुमार। उन्होंने शादी तो कर ली सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, उम्र के अनुसार। अगर वो लगता है कि बेरोजगार हैं, अगर मैं उनसे कह दूं, और आए दिन इन सब जब व्यापारिक बैठकें होती हैं तो व्यापारी बैठक में मैंने कई बार कहा है अपने लोकल दोस्तों पे जो आते हैं मुझसे मिलने, मैंने कहा है दोस्तों, लखनऊ के अगल बगल रोड के किनारे ही किसी के यहां चाकरी करने से बेहतर है कि जाके फल की दुकान लगा लो, छोटा सा व्यापार कर लो, हार्डवेयर कर लो, परचून की दुकान कर लो, दुनिया की सारी व्यापार है। पर लोकल होने के नाते, स्थानीय होने के नाते, कि अभी हमारे चाचा देख लेंगे, हमारे ताऊ देख लेंगे, हमारे बहनोई देख लेंगे, हमारा पड़ोसी देख लेगा, तो अंदर का जो ईगो है वो उसको व्यापार भी करने नहीं देता। अब व्यापार जब वो नहीं कर रहा है तो किसी के यहां जाके मजदूरी कर रहा है। अब यहीं पे दूसरी व्यवस्था आपको दे रहा हूं, अगर यही
बच्चे ने अगर शादी गुजरात में की होती, हो सकता है गुजरात में जिस परिवार से आपने शादी ब्याह की है उस परिवार में कोई व्यापार होता, वहां पे कोई व्यापार होता, तो वो जब बेटी यहां पे आती तो ससुराल में चल रहे व्यापार को लखनऊ तक लेके आती। आप मेरी बात उम्मीद है समझ रहे होंगे। वो जो बेटी है वो अपने व्यापार को लखनऊ में लेके आती, तो आपकी संस्कृति और आपकी आर्थिक इकोनॉमिक व्यवस्था दोनों ही संतुलित हो जाती। दूसरा बिंदु आता है इस पे क्या, अगर वो लड़का यहां पे ठेला लगाने में शर्म करता है, छोटे व्यापार करने में शर्म करता है, तो वो बच्चा अपनी गुजरात में चला जाता ससुराल। भाई ससुराल में तो 2 ही 4 लोग जानते हैं, यहां लखनऊ में आप हो तो आपको, इलाहाबाद में हो तो आपको लोकल में हर आदमी गली गली में जानता है। अच्छा, आपके अंदर का ईगो आपको छोटा काम करने भी नहीं देता है, आप बेरोजगार हैं, आपका समाज बेरोजगार है, पर आप व्यापार छोटा नहीं कर पाएंगे। पर आपने अगर वहां शादी की होती तो आप अपने छोटे व्यापार को जाके गुजरात में कराते और अच्छा जीवन यापन जीते। वो जो बेटी आपकी पत्नी बनी है उसका भी जीवन अच्छा होता और आपका भी जीवन अच्छा होता। ये तो दोस्तों आर्थिक विकास की बात की है शादी से, कि शादी आपको कहां करनी चाहिए। दूसरा राजनीतिक प्रभाव आपको बता रहा हूं। मैंने कई समुदाय में मैं उठा बैठा हूं, मल्लाह में भी उठा हूं, पासियों में भी उठा हूं, खटिक में भी उठा हूं, न जाने कितने समुदायों में मेरा आना जाना बराबर बना रहता है। अक्सर एक सब्जेक्ट लोग राजनीतिक विकास की बात कर देते हैं। जिन लोगों ने राजनीतिक विकास किया है उन्होंने अपनी सामाजिक व्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। इसमें कोई भी जात का व्यक्ति हो तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए, ये पूरा देश हमारा एक समाज है और समाज के सभी वर्ग में संतुलन स्थापित होना चाहिए। तो आप इस व्यवस्था को, जो राजनीतिक व्यवस्था जिसकी बात कर रहा हूं, ये समाज से जुड़ा हुआ है, ये शादी से जुड़ा हुआ है। अगर आपके बेटे ने और आपकी बेटी ने शादी दिल्ली में की होती, आपके बेटे ने शादी गुजरात में की होती, तो वहां की पॉलिटिकल व्यवस्था से भी आप पोषक होते। यहां पे अगर आप अपने समाज का राजनीतिक उत्थान चाहते हैं तो वहां का जो पॉलिटिकल कैरियर था वो कैरी करके आपको यहां तक ले आता, तो आप होते ना वहां पे विकासवाद की श्रेणी में। पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ समुदाय में शादी ब्याह को सिर्फ एक खाना पूर्ति की तरह इस्तेमाल किया लोगों ने, और उसके दुष्परिणाम इतने ज्यादा आए कि ना तो उनका शारीरिक विकास हो पाया, ना आर्थिक विकास हो पाया और ना ही मानसिक विकास हो पाया। आप जिस समुदाय में जी रहे थे, जिस क्षेत्र में जी रहे थे, जिस परिधि में जी रहे थे, उसी में आप एक्सचेंज हो रहे थे। तो नई सभ्यता, नया आर्थिक डेवलपमेंट, नया सोशल डेवलपमेंट, नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके समुदाय से हमेशा दूर हो गया। जो हमारे नए दोस्त हैं, जो युवा दोस्त हैं, जो शादी ब्याह करने को तैयार बैठे हैं, और उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है जो अपने बच्चों के लिए शादी ब्याह ढूंढ भी रहे हैं, तो शादी ब्याह में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संतुलन को स्थापित करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इलाहाबाद में रहें तो इलाहाबाद के लोगों से शादी कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लखनऊ में तो लखनऊ में शादी कर लें, बस्ती में है तो बस्ती के अगल बगल 4 किलोमीटर दूर देख के आपने शादी कर ली। इससे आपके समाज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है। आप खुद अच्छी तरह जानते हैं, और जो मैं कह रहा हूं आप समझ भी रहे होंगे। सामाजिक एकता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जहां पे एक समुदाय को पूरे अपने कंट्री में एक साथ होना चाहिए था, वहां पे लोगों ने क्षेत्रीय शादियां कर करके अपने गांव के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, नस्ल तो आपकी खराब हुई ही हुई, क्योंकि नई सभ्यता ने नया चेहरा कभी देखा ही नहीं, जीन्स आपका परिवर्तित हुआ ही नहीं, क्लाइमेट आपका परिवर्तित हुआ ही नहीं। तो जिस रंग रूप के आप पैदा हो रहे थे, तो 5-10 किलोमीटर के उसी तरह के रंग रूप, उसी तरह के व्यवहार वालों से आपने शादी कर ली, तो आप में वो परिवर्तन भी नहीं आ पाया। खैर, इसको बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये आपको समझने की हमने बोला। व्यापारिक व्यवस्था, आप अगर जिस समुदाय में हैं, जिस समुदाय ने क्षेत्रीय व्यवस्था के अनुसार शादियां ब्याह कर रखी है, वो समुदाय कभी भी व्यापारिक व्यवस्था पे स्थापित नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, अगर वो लड़की गुजरात से आती, वो लड़की केरल से आती, अगर वो लड़का गुजरात का होता आपकी बेटी के लिए और वो लड़का केरल से होता, इस सेंस में बात कर रहा हूं, तो केरल में चल रहे व्यापार को लखनऊ में भी लाता
और गुजरात में चल रहे व्यापार को अगर इलाहाबाद में शादी कर रहा है तो इलाहाबाद में लाता, इससे समाज में नए व्यापार की उत्पत्ति होती। आज आपका व्यापार शून्य है, जीरो है आप, क्योंकि आपको व्यापार पता ही नहीं है। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में आप रह रहे हो, वही व्यापार जान रहे हो, वही 4 व्यापार जान रहे हो, 4 तरीके की चीजें जान रहे हो, तो कुल मिलाकर कूप मंडूप आप बने हुए हो। दोस्तों, लगता होगा कभी कभी न जाने किन किन विषयों पे हम बात छेड़ देते हैं। समाज का ये आधार स्तंभ है। वैवाहिक संबंध से ही एक नया जीवन शुरू होता है, नया परिवार शुरू होता है, और उसी वैवाहिक जीवन को आधार मानकर आप अपने व्यापार को और स्थायित्व बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। हमारे एक दोस्त ने अभी जस्ट एसएमएस किया हमको कि अंतरजातीय व्यवस्था पर भी आप कुछ बोले। दोस्तों, अंतरजातीय व्यवस्था ये आप पे निर्भर करती है, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप पहले अपने क्षेत्रीय व्यवस्था में सुधार करिए और क्षेत्रीय व्यवस्था को सुधार के राष्ट्रीय व्यवस्था पे ले जाइए, और आने वाले समय में शादी ब्याह का जो परिवेश है, जिस तरह का वातावरण आप लोगों ने पैदा करके इसे समाज को आर्थिक और राजनीतिक रूप से डुबो दिया है, इसमें सुधार करिए। ये छोटा सा सुधार आपके इस समुदाय के लिए आर्थिक विकास का प्रथम प्रदर्शक होगा। दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था में अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि दीपदान आंदोलन तो, और मैं नहीं बोलूंगा तो ये लगेगा कि मैंने आपसे बात की और कुछ अधूरा सा रह गया। सामाजिक व्यवस्था में शादी ब्याह होती है, अक्सर मैंने देखा है कि हर 5वें दिन किसी न किसी का फोन मेरे पास आ जाता है, लगभग रोज ही आ जाता है कहीं ना कहीं से, कि मेरा बेटा और बेटी बड़े हो गए हैं। अगर आप कोई वर्ग जानते हैं, आप तो पूरे देश में घुमक्कड़ों की तरह घूमते रहते हैं, फालतू टाइप के व्यक्ति हैं, तो कहीं पर अगर हो कोई लड़का और लड़की नौकरी पेशे वाला और ठीक ठाक कहीं मिल जाए तो जरा हमें बता दीजिएगा, फोटो भी भेज देते हैं। दोस्तों, स्पष्ट तौर से मैं आपको बता दूं, मैंने अपने दीपदान आंदोलन में कई बार ये स्पष्ट किया है कि समाज का हर व्यक्ति, हर लड़का और लड़की, अगर वो मेरा लड़का है तो कल आपका दामाद बनेगा, और आपकी बेटी है तो वो किसी न किसी की बहू जाके बनेगी ही। और हर आदमी जब शादी ब्याह करने निकलता है तो सीधे सीधे कहता मुझे योग्य वर और वधू की जरूरत होती है। दोस्तों, उस बेटी को भी पढ़ाइए लिखाइए। मैं इस सामाजिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस बेटी को भी पढ़ाइए लिखाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। जो वो बेटी आज आपकी है वो कल किसी की बहू बनने वाली है, और हर आदमी की लालसा होती कि पढ़ी लिखी और योग्य बहू चाहिए हमें, जो आपकी बेटी होगी। ये सामाजिक परंपरा है कि आपकी बेटी किसी न किसी की बहू बनेगी ही। अगर आपने अपनी बेटी को शिक्षित नहीं कर रखा है, किसी योग्य नहीं कर रखा है, तो कल वो जिसकी भी पत्नी बनेगी, किसकी बहू बनेगी, और जब शिक्षित पत्नी नहीं होगी, शिक्षित बहू नहीं होगी, तो वो अपने बच्चे को कभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय पे बात ही नहीं करेगी। आप आज अपना समुदाय देख लीजिए, ज्यादातर घरों में तो ऐसा लगता है कि महिलाएं सिर्फ खाना बनाने के लिए पैदा हुई हैं। बच्चों को ना ही वो आर्थिक शिक्षा दे पा रही हैं, ना राजनीतिक शिक्षा दे पा रही हैं। आप समझ रहे हैं, समाज का जो संतुलन है अव्यवस्थित आप लोगों ने कर दिया है। उस बेटी को भी पढ़ाइए, आर्थिक विषयों पे उसको ज्ञान दीजिए, और राजनीतिक विषयों पे भी उसको हस्तक्षेप करने की आजादी दीजिए, क्योंकि जो आपकी बेटी है कल किसी न किसी को तो उसको बहू बननी ही बननी है, और जब बहू बनी तो मां भी बनेगी, और उससे होने वाली संतानों को सिखाएगी क्या वो? अगर खुद उसे आर्थिक व्यवस्था नहीं पता होगी, राजनीतिक व्यवस्था का उसको ज्ञान नहीं होगा, तो आपका समुदाय तो पंगु तो होगा ही ना। वो जो बेटा बचपन से यही नहीं जान पाएगा कि मां किन विषयों में बात कर रही है, बिस्लरी की बोतल तो ला के दे दी, पानी भी पिला दी, पर वो मां इस विषय को नहीं बता पाएगी कि बेटा तुम भी व्यापारी बनना और तुम भी बिस्लरी की बोतल का उत्पादन करना। अगर वो मां आर्थिक रूप से उस विषयों पर नहीं ज्ञात है, नहीं जानकारी रखती है, बिस्कुट तो अपने बेटे को खिला देगी, पर बिस्कुट की फैक्ट्री लगाने की कभी वो बात अपने बेटे से नहीं करेगी। यह सामाजिक अव्यवस्था पे कलंक है आपकी, क्योंकि आपने बेटियों को अपाहिज बना दिया है, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से।
और जिस समाज की बेटियां अपाहिज हो शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, वो समाज कभी भी राजनीतिक और आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता। आप खुद ही सोचिए, इस सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने में आपकी वैवाहिक व्यवस्था कितना रोल अदा की है। हमारे बहुत से जिम्मेदार कुर्ता पैजामा वाले दोस्त भी दिन भर आए बाएं बकते रहते हैं। सोशल मीडिया पर तो आजकल जैसे नौटंकी चल रही है, घर परिवार में नौटंकी चल रही है। बंद करिए दोस्तों ये सब नौटंकी नाटक, नहीं तो आपका समुदाय भिखारी सिवा दूसरा बनने वाला नहीं है। और इस सामाजिक संतुलन को और आर्थिक संतुलन को बड़ी गंभीरता से लीजिए और जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपके आने वाला कुल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था से बाहर ही दिखाई पड़ेगा। फिर ये दोष मेरा नहीं होगा, इस समाज का नहीं होगा, ये दोष आपका होगा, क्योंकि आप उस व्यवस्था को संतुलित स्थापित करने में आपने खुद ही प्रबल प्रयास नहीं किया। युवा दोस्तों, मुझे आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं। अपने मां बाप को समझाइए और खुद भी समझिए और आने वाली पीढ़ियों को ये क्षेत्रीय वैवाहिक व्यवस्था से बाहर करिए। अब आप जहां भी शादी करिए, कम से कम 100 कोस दूर, 50 कोस दूर, एक दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में जाके शादी करिए, जिससे कि आपका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संतुलन आपको स्थापित हो सके। नहीं तो बहुत से समुदाय बर्बाद होने के कगार पे खड़े हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिटी के पास कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ उपभोक्ता बने हुए हैं। जिन समुदाय ने इस वैवाहिक व्यवस्था को स्थापित कर लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। टाइटल कोई भी लगा हो, क्षेत्र कोई भी लगा हो, पर शादी वो हमेशा अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को संतुलित करने के लिए उस प्रदेश और क्षेत्र के बाहर ही शादी की व्यवस्था करते हैं। कदापि ऐसी गलती मत करिए, नहीं तो खाने से लेके, अर्थ से लेके, राजनीति तक का सारा स्वाद आपका खराब हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से प्रश्न आ भी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, इन व्यवस्थाओं पे हमें क्या करना चाहिए, आप हमारे नंबर 9455665066 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, दीपदान आंदोलन ऐसे ही से प्रभावित करता है। जो समाज शिक्षित नहीं होगा उसको वैवाहिक व्यवस्था का ज्ञान था ही नहीं। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, आप देख लीजिए, यहाँ तक कि जो पूर्व विधायक और सांसद हैं वो भी 4-5 किलोमीटर की दहलीज में शादी ब्याह कर लेते हैं। पढ़े लिखे नौकरी पेशा हैं, वो भी शादी ब्याह कर लेते हैं। इस छोटी मानसिकता से बाहर आइए, नहीं तो आपका समाज कभी भी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के संतुलन नहीं आ पाएगा। एक प्रश्न आ रहा है, देखिए सामने हमारे एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो लोग गैर जाति शादी कर लेते हैं उन पे लगाम, देखिए उन पे लगाम और नियंत्रण हमें नहीं करना है, आप सबको करना है। अगर एक व्यक्ति पढ़ लिख के उच्च स्तर की व्यवस्था पे जीवन यापन कर रहा है तो वो भी तो चाहता है कि उसकी जो आने वाली पत्नी है और आने वाली बहू है उसी स्टैंडर्ड की हो, उसी तरह उसका जीवन यापन हो, उसी तरह उसका रहन सहन हो, उसी तरह उसकी आर्थिक सोच हो, उसी तरह उसकी राजनीतिक सोच हो। कई बार मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, कई लोग कहते हैं कि फला राजनेता ने दूसरी जनसमुदाय में शादी कर ली। शादी इसलिए कर ली क्योंकि अगर उसने विकास का ये लेवल प्राप्त कर लिया है तो जब वो अपने समुदाय के, अपने वंश के उस विकास को बढ़ाना चाहता है तो उसी स्तर की वो बहू और पत्नी भी चाहता है। मैंने कहा ना कि हमारे समाज में जो बेटियां हैं उनको पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि कल यही बहू बनेंगी, यही योग्य बहू बनेंगी, यही योग्य पत्नी बनेगी। तो ये जो खाई है ये अपने आप खत्म हो जाएगी। समस्या में मत देखिए, समस्या को हम कैसे खत्म करेंगे इस समाधान पे देखिए ना। समाधान तो यही है
तो दोस्तों ने दोष मत दीजिए, आप अपनी पहले पारिवारिक और वैवाहिक व्यवस्था को सही करिए, उस बेटी को भी उस लायक बनाइए कि अच्छी बहू और पत्नी भी बन सके। मैं देश की सारी बेटियों से अपील करूंगा, समाज की बेटियों से अपील करूंगा, सिर्फ खाना बनाना ही ना सीखें, किताबें पढ़ना ही ना सीखें, आर्थिक विषयों और राजनीतिक विषयों पर भी बोलें, कुछ काम करें और हस्तक्षेप करें, निकल के घर के बाहर आइए, क्योंकि आपकी स्वयं की जिंदगी है। अगर आपने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में जो भी लड़के हैं अपनी पत्नी में सारे गुण देखना चाहते हैं कि उसको आर्थिक ज्ञान भी हो, उसको राजनीतिक ज्ञान भी हो और पारिवारिक ज्ञान भी हो। तो आप भी अगर अपना जीवन सुखमय बनाना चाहती हैं, समाज में बराबरी का योगदान देना चाहती हैं, तो इन विषयों पे अपने मां बाप से खुलकर बात करिए और इस व्यवस्था को स्थापित, सामाजिक व्यवस्था की वैवाहिक संबंध व्यवस्था को स्थापित करने में हमारा और पूरे समाज का योगदान दीजिए। दोस्तों, दीपदान आंदोलन, क्योंकि संक्रमण चाल चली रहा है पूरे देश और प्रदेश में, पर दीपदान आंदोलन को मैं रोकूंगा नहीं। दीपदान आंदोलन विभिन्न रूपों में आपके क्षेत्रों में चल रहा है। लगभग कई जिलों में हमारे सहयोगी पुनः सक्रिय हो गए हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो इस दीपदान आंदोलन में अपना 1 रुपए ही, 1 पेंसिल ही, 1 कागज ही, 1 कलम ही स्वेच्छा से दान दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा 1 रुपए दिया हुआ दान, हमारा 1 रुपए भी दे पेंसिल समाज में क्या काम करेगी, तो दोस्तों आपको बता दूं, उस शिक्षित एक व्यक्ति ने पूरे देश नहीं विश्व को परिवर्तित कर दिया। तो हो सकता है कि आप जिसको 1 पेन पेंसिल दे रहे हैं, कल वही इस देश का मसीहा बन के निकले। तो शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। दीपदान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आप अगर थोड़ा सा भी अंशदान कर सकते हैं, अगर अपने जीवन में आप महीने में इतना रुपए कमाते हैं, इतना धन कमाते हैं, तो उसका इतना % इस दीपदान आंदोलन के स्वेच्छा से दान करिए। नहीं तो कल आप भी हमसे कहेंगे कि शैलेंद्र जी, कोई पढ़ी लिखी वर वधू है क्या, हमारा बेटा पढ़ लिख गया, कोई शिक्षित लड़की बताइए जिससे हमारे बेटे की शादी की जाए। मजाक मत बनाइए दोस्तों सामाजिक व्यवस्था का। और ऐसे लोगों से मैं कहूंगा, अगर आपने दीपदान आंदोलन को समझा होता तो आप फोन करके आज मुझसे ये ना कहते, या समाज के अन्य लोगों से ये कभी ना कहते कि भाई साहब कोई पढ़ी लिखी लड़की हो तो बता दीजिएगा। या उन पिताओं से कहना चाहूंगा जिन्होंने समाज में कभी दीपदान आंदोलन नहीं किया और उसकी महत्व को नहीं समझा, आज बेटियां बड़ी हो गई या पढ़ लिख गए हैं और वो आए दिन फोन करते फिरते रहते पूरे मोहल्ले में, भाई साहब कोई पढ़ा लिखा लड़का हो तो बता देना, बिटिया की शादी कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोगों को, जिन्होंने सामाजिक संतुलन के लिए कभी भी दीपदान और शिक्षा के आंदोलन का महत्व नहीं समझा और आज गली गली फोन करते फिरते हैं क्योंकि पढ़ा लिखा वर वधू मिल जाए तो बताइएगा शादी कर दूं। समाज के बगल के बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अगर एक बच्चा योग्य बन जाएगा तो कल वही आपका दामाद भी बन जाएगा। आपकी बगल की पढ़ी लिखी लड़की को योग्य बन जाएगी तो आपके लिए अच्छी बहू भी बन जाएगी और उस लड़के के लिए अच्छी पत्नी बन जाएगी और हमारे समाज का भी कुल गौरव में जाएगा। दोस्तों, सामाजिक संतुलन को समझिए और मजाक करने वालों के मुंह पे जाके तमाचा भी मारिए। अगर दोबारा अगर आपके पास कोई फोन करता है कि भाई बता देना पढ़े लिखा कोई वर और वधू चाहिए, तो उसको बताइएगा इस दीपदान आपने किया होता, इस आंदोलन में सहयोग किया होता तो आज ये तमाशा आप नहीं बने होते। दोस्तों, अपील करना चाहूंगा, दीपदान आंदोलन में जो भी आपके क्षेत्रीय सहयोगी हैं उनको मदद कीजिए, हमारे कहने का इंतजार मत करिए। आप ढूंढिए उन्हें, सोशल मीडिया पे ढूंढिए, सोशल मीडिया तो बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं, उनको भी ढूंढिए। नहीं है तो हमारे नंबर पे आप एसएमएस करिए कि मैं मदद करना चाहता हूं और क्षेत्रीय वैवाहिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन को स्थापित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। युवा दोस्तों, जो मैंने आज आपको बताया है, अगर आपने ये बात मेरी मान ली तो आने वाले भविष्य में बहुत सी समस्याओं से आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।